खबरों की बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। कोरोना देश में। दिल्ली से यूपी जाने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट होगा। हिमाचल ने मरीजों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। यूपी सरकार ने रविवार को इसका ऐलान कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी ने बताया कि फ्लाइट, बस और ट्रेन से आने जाने वाले सभी यात्रियों की जांच होगी। इसके अलावा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पर्सनल गाड़ियों से ट्रैवल करने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है। इसके अलावा शादियों में मेहमानों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 200 की जगह केवल 100 गेस्ट ही शादी में सम्मिलित हो पाएंगे। दिल्ली से सटे राज्यों में हालात खराब होने लगे हैं। दिल्ली में भले ही पिछले 3 दिनों से एक्टिव केस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे सटे राज्यों में हालात खराब होने लगे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पंजाब में। इन राज्यों में पिछले कई दिनों में एक्टिव केस में बढ़ोतरी की दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे से मरीजों की पहचान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कोविड-19 मरीजों और हाई रिस्क वाले लोगों की पहचान करने के लिए डोर टू डोर सर्वे करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने रविवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिया। ये सर्वे 25 नवंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर तक चलेगी। सर्वे में कोविड-19 मरीजों, टीबी, लेप्रोसी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की पहचान की जाएगी। ऐसे मरीजों पर लगातार डॉक्टर्स निगरानी रखेंगे। 4 राज्यों में केंद्र सरकार ने हाई लेवल टीमें भेजी। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने 4 राज्यों में हाई लेवल टीमें भेजी हैं। हिमाचल, पंजाब, यूपी और छत्तीसगढ़ में ये संक्रमण की रोकथाम के उपाय सुझाएंगी। टीमें राज्य सरकारों को कंटेनमेंट, निगरानी, टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के बेहतर इंतजाम करने में मदद भी करेगी। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्रीय टीमें भेजी जा चुकी हैं। मरीजों का आंकड़ा 90.97 लाख। अब तक देश में 90,97,908 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात है कि इनमें से 85,21,039 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3 दिन के अंदर रिकवरी रेट में 1% इजाफा देखने को मिला है। रिकवरी रेट अब 94% हो गया है। संक्रमण से जान जाने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,33,282 हो गई है। अपडेट्स। पिछले 42 दिनों में दूसरी बार देश में कोरोना के एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार को 599 एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके पहले गुरुवार को 343 और 2 अक्टूबर को 2,472 एक्टिव केस बढ़े थे। शनिवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी कि 1,601 और राजस्थान में 1,028 केस बढ़े। इसी के साथ हर दिन मिलने वाले एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गया। शनिवार को 24 घंटे के अंदर 44,906 लोग संक्रमित पाए गए। 43,797 लोग रिकवर हुए और 497 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में 5,889, केरल में 5,772, महाराष्ट्र में 5,760 मरीज मिले। गुजरात में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1,515 और राजस्थान में 3,007 मामले सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में पहली बार आरटी-पीसीआर टेस्ट का आंकड़ा रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज्यादा पहुंच गया। डीआरडीओ अस्पताल के लिए 250 वेंटिलेटर भेजे गए हैं। दिल्ली में हाउस टू हाउस सर्वे शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को 3,70,729 लोगों का सर्वे किया गया। एम्स ने 260 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 5 राज्यों का हाल, जिनमें सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को 5,889 लोग संक्रमित मिले। ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस है। 6,963 लोग रिकवर हुए और 111 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। अब तक कुल 5,23,117 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 39,741 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,75,106 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या अब 8,270 हो गई है। दूसरा, मध्य प्रदेश। राज्य में शनिवार को 1,700 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 899 लोग रिकवर हुए और 11 की मौत हो गई। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,91,946 हो गया है। 246 हो गया, सॉरी। इनमें 11,192 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,76,905 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3,149 हो गई है। तीसरा, राजस्थान। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में 3,007 संक्रमित मिले। 1,963 लोग रिकवर हुए और 16 की मौत हो गई। अब तक 2,40,676 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 21,951 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,16,589 लोग अब ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 2,146 हो गई है।
चौथा, महाराष्ट्र। राज्य में शनिवार को 5,760 नए मरीज मिले, 4,088 लोग रिकवर हुए और 62 की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या अब 17,74,455 हो गई है। इनमें 89,873 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16,47,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 46,573 हो गई है। पांचवा, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में शनिवार को 2,235 नए मरीज मिले, 2,097 लोग रिकवर हुए और 24 की मौत हो गई। अब तक 5,24,223 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 23,471 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,93,228 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 7,524 हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारती सिंह ड्रग्स मामला। राजू श्रीवास्तव ने भारती का नशा करना इंडस्ट्री पर धब्बा बताया। सुनील पाल और नवीन प्रभाकर बोले, हम पर भी उंगली उठ रही है। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के ड्रग्स लेने की खबर सुनकर उनके कई को स्टार्स हैरान हैं। हाल ही में दैनिक भास्कर में कॉमेडी इंडस्ट्री की कुछ जानी मानी हस्तियों से बातचीत की जो भारती सिंह के साथ काम कर चुके हैं। इन कॉमेडियंस की माने तो भारती को नशे करने की खबर कहीं न कहीं इंडस्ट्री पर बुरा असर करेगी। कॉमेडी करने के लिए ड्रग्स की जरूरत क्यों पड़ी? राजू श्रीवास्तव। बातचीत के दौरान पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भारती के इस केस को कॉमेडी इंडस्ट्री पर धब्बा माना। राजू ने बताया, मुझे शुरुआत में लगा कि ये एक फेक न्यूज होगी, लगा कि कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया होगा और जांच को डाइवर्ट करने के लिए उसने भारती और हर्ष का नाम लिया होगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे यकीन था कि वो कभी भी किसी तरह का गलत काम नहीं कर सकती। उसकी शादी में 3 दिन तक हमने मिलकर गोवा में पार्टी की थी, लेकिन मेरा यकीन तब टूटा जब उसने ड्रग्स लेने की बात कबूली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? वे आगे बताते हैं, भारती एक साधारण घर से आई है, उसने बहुत मेहनत करके इतना नाम कमाया था। हम तो हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे कि एक फीमेल कॉमेडियन ने हमारी इंडस्ट्री का इतना नाम रोशन किया है। भारती सबकी आइडल बन गई थी, लोगों ने उसे इतना सम्मान दिया और पता नहीं वो किसके बहकावे में आ गई और गलत राह पर चली गई। ड्रग्स लेकर कॉमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना से सभी कॉमेडियन पर बुरा असर पड़ेगा। राजू। कैस्ट्रो मुखर्जी का उदाहरण देते हुए राजू आगे बताते हैं, कैस्ट्रो मुखर्जी ने पूरी जिंदगी शराबी का किरदार निभाया, लेकिन उन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। हमारी इंडस्ट्री में कई लोगों ने संघर्ष किया और पैसा कमाया, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुना। इस घटना में सिर्फ भारती सिंह पर ही नहीं बल्कि हम सभी कॉमेडियंस के करियर पर बुरा असर पड़ेगा। अब जब हम कहीं परफॉर्म करेंगे तो लोग हमें शक की नजर से देखेंगे। अगर हम नॉन स्टॉप परफॉर्म करेंगे तो लोगों को हम लगेगा हम नशा ले रहे हैं। भारती का नशा करना इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यकीन नहीं हो रहा भारती ऐसा सिगरेट नशा करती है। सुनील पाल। मुझे वो दिन भी याद है जब वो मुंबई पहली बार आई थी और बहुत घबराई हुई थी। द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के सेट पर मैंने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था और स्टेज पर वो बहुत नर्वस थी। वो दिन और आज के दिन में जमीन आसमान का फर्क था। लोगों ने उसे स्टार से सुपरस्टार बनाया, महिलाओं में अपना नाम बनाया था। यकीन नहीं हो रहा है कि काम का नशा करने वाली लड़की कभी ऐसा सिगरेट नशा भी करेगी। उसकी माँ और परिवार के दूसरे लोग बहुत ही साधारण है, न जाने उन पर क्या बीतती होगी। मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाती है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो कोई गलत राह पर चल रही है। आज एक आदमी की वजह से हम पर भी शक करने लगे हैं। हमारे परिवार वाले हमसे भी पूछ रहे हैं कि कहीं हम ऐसा भी तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? नवीन प्रभाकर। भारती को कई सालों से जानता हूँ और सच में यकीन नहीं हो रहा कि वो नशा करती है। वो इतने नीचे स्तर से ऊपर आई है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई सच्चाई ना हो सकता है उसे कोई फंसा रहा हो। भारती और हर्ष की नशा करने की बात से इंडस्ट्री के कई लोगों को धक्का लगा है, इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। उपासना से। रियलिटी शो से लेकर लाइव परफॉर्मेंस तक भारती के साथ मैंने बहुत काम किया है। बहुत शौक हुआ ये सुनकर कि वो ड्रग्स लेने के मामले में पकड़ी गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारे आसपास के लोगों के बीच भी ऐसा कुछ होता होगा। मेरे हिसाब से कॉमेडी करना इतना मुश्किल नहीं है कि हमें ड्रग्स लेकर कॉमेडी करना पड़े। समझ नहीं आ रहा कि भारती को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। भारती की न्यूज सुनकर मेरे घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। पारितोष। 2 दिन हो गए इस खबर को सुनकर और सच कहो तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे बड़ी शॉकिंग बात क्या हो सकती है? बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने उसके साथ बहुत काम किया और कभी ऐसी अपनी आंखों से नहीं देखा। वो बहुत ही साधारण लड़की और न जाने वो कैसे इस दलदल में फंस गए। हम जैसे छोटे शहर के लोगों को बहुत ही भरोसे से हमारे परिवार वाले भेजते हैं और आज ये बात सुनकर वो भी शक करने लगे हैं। यकीनन बुरा असर तो पड़ा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एग्जाम प्रिपरेशन। जीमेट के प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में लेकर सक्सेस स्टोरीज तक के लिए देखें यूट्यूब चैनल। इस साल ऑनलाइन होगा एग्जाम। देश और दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल में दाखिले के लिए ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी GMT का आयोजन किया जाता है। इसके जरिए स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट लेवल मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। कैंडिडेट्स के एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव, वर्बल और रीडिंग स्किल्स को परखने
सीखने के लिए होने वाला ये एग्जाम इस साल ऑनलाइन भी हो चुका है। इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं। क्रैकवेबल जीमेट की तैयारी के साथ ये एमबीए एडमिशन्स में भी मदद करता है। यहाँ वीडियो लेक्चर्स, वेबिनार रिकॉर्डिंग्स तो है ही, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी है जो मोटिवेशन देती है। मैनहट्टन प्रेप जीमेट एस्पिरेंट्स इसे नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ उपलब्ध वीडियो प्रेप सेशंस और एक्सपर्ट लेक्चरर्स खास सहायक होते हैं। परफेक्ट स्कोर्स जीमेट सहित कई टेस्ट्स की तैयारी के लिए यह एक लोकप्रिय चैनल है। यहाँ आपको एनालिटिकल क्वांटिटेटिव राइटिंग स्किल्स के साथ लाइव कोर्स भी मिलेंगे। मगुश जीमेट व कई ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करवाने वाली कंपनी मगुश का यह चैनल एस्पिरेंट्स को रीडिंग, राइटिंग, मैथ एक्सप्लेनेशन व टिप्स के वीडियोस ऑफर करता है। वैरायटीज प्रेप इस चैनल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीडिंग, एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स सेक्शंस, टेस्ट स्ट्रेटजीज, टिप्स आदि उपलब्ध है। आइए नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एमपी में गो कैबिनेट, मध्य प्रदेश में सरकार वसूलेगी काउ टैक्स, आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट के दिन ही सीएम शिवराज ने लोगों से काउ टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। आगर के सालरिया में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटने का भी ऐलान किया। इससे पहले एमपी की गो कैबिनेट की पहली बैठक रविवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई। इसमें आगर में गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। आगर में शिवराज ने गायों की सुरक्षा के लिए गौ अधिनियम बनाने की घोषणा भी की। शिवराज की घोषणाएं, लकड़ी की जगह कंडों से अंतिम संस्कार। शिवराज ने कहा कि अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह कंडे का इस्तेमाल किया जाए। होली पर भी लकड़ी की बजाय कंडों का इस्तेमाल करने की अपील की। एमपी में बनेगा गो अधिनियम, शिवराज ने एमपी में गो अधिनियम बनाने का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश में गोसदन बनाने और आगर के गो अभ्यारण्य को गो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात भी कही। अभ्यारण्य में गायों के उत्पादों की बिक्री के इंतजाम भी होंगे। एमपी में बनेगी 2000 गौशालाएं। शिवराज ने प्रदेश में 2000 गौशालाएं खोलने का ऐलान किया। वन विभाग की खाली जमीन पर चारा उगाया जाएगा। गौवंश के इलाज के लिए संजीवनी योजना चालू की जाएगी। पंचायत में गौवंश के लिए राज्य वित्त आयोग फंड का इंतजाम करेगा। ऑफिसों में गौ फिनाइल से सफाई। सीएम शिवराज ने सरकारी ऑफिसों में सफाई के लिए गौ फिनाइल का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। गोपालन के लिए स्वयं सहायता समूह और संस्थाओं की मदद लेने की भी बात कही। गौ कैबिनेट की 4 प्रमुख बातें। पहली, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोधन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वावलंबन के लिए गौ माता की अवधारणा को लागू करेंगे। दूसरी, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गायों के गोबर और गौमूत्र का बेहतर उपयोग कैसे करें, अधिकारी इस पर सुझाव लें और काम शुरू करें। तीसरी, प्रदेश और देश में कई गौशालाएं संस्थाएं इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूहों को गौशालाओं का संचालन करने की सहमति दी। चौथी, प्रदेश में बड़ी संख्या में गौशालाएं बनाई जाएगी और इसमें समाज का सहयोग लिया जाएगा। सिर्फ पशुपालन विभाग नहीं बल्कि अन्य विभाग भी इस भूमिका को निभाएंगे। सीएम के लिए अभ्यारण्य का कायाकल्प पर गायों की स्थिति खराब। सालरिया में 472 हेक्टेयर में फैले एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य का मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले कायाकल्प किया गया। सीएम शेड क्रमांक 8 में गायों की पूजा करेंगे और इसके बाद एक स्थानीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शेड क्रमांक 8 में प्रशासन ने तंदुरुस्त गायों के पूजन के लिए रखा गया है। इससे शेड से थोड़ी दूर शेड 24 में रखी गई गायों की स्थिति खराब है। राज्य में करीब 1500 गौशालाएं प्रदेश में करीब 1500 गौशालाएं हैं जिनमें 1.80 लाख गायों को रखा गया है। पिछली कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए का आवंटन किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए का रखा गया था, जबकि 2020-2021 में ये सीधे 11 करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 90% की कटौती कर दी गई है। मीडिया को एंट्री नहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान अभ्यारण्य में मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। जहां गायों की मौत हुई वहां भी उन्हें नहीं ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने आगर में विशेषज्ञों से चर्चा की। केंद्र सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार से संबंधित और ब्राजील के गिर नस्ल के संवर्धन के लिए आधिकारिक सलाहकार गोंडल, गुजरात के भुवनेश्वरी विद्यापीठ के घनश्याम दास महाराज, अक्षय पात्र संस्थान के हिंगोनिया गौशाला के संचालक राधा प्रिय दास, कृष्णायन संस्था हरिद्वार के स्वामी ऋषभ आनंद, शिवपुर के बाल आंगे बंसी गिर गौशाला, अहमदाबाद के गोपाल भाई सुतारिया, गिर गोचतन संस्थान, राजकोट के रमेश भाई रूपारेलिया, बंसी गोदाम, काशीपुर, उत्तराखंड के नीरज चौधरी, त्रिकुटा आयुर्वेद रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर आर.सी. दीक्षित, भारत भारती गौशाला बैतूल के मोहन नगर से चर्चा की। इस मौके पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल व सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह भी मौजूद रहे।
अब बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। भास्कर एक्सक्लूसिव, 29 नवंबर को कैबिनेट विस्तार करेंगे नीतीश, भाजपा के मंत्रियों का कोटा बढ़ेगा। नीतीश के शपथ ग्रहण के दिन भाजपा कोटे से 7 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बने। जेडीयू कोटे से शपथ लेने वाले मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार की नई सरकार के पहले मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब लोगों को इंतजार है दूसरी मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। भास्कर को विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि नीतीश हफ्ते भर में पहले कैबिनेट विस्तार करेंगे। यह 29 तारीख को हो सकता है। इसकी वजह है कि विधानमंडल की कार्यवाही खत्म होने के तुरंत बाद विस्तार किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में भाजपा का बढ़ा हुआ कद भी साफ दिखाई देगा और मंत्रियों का कोटा भी। अभी भाजपा कोटे से 7 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री हैं। इनमें से भी जेडीयू कोटे से मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं, यानी नीतीश समेत 5 बचे। भाजपा के कोटे में 19 हो सकती है मंत्रियों की संख्या। बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहने वाला एनडीए इस बार 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की रोल में है। असर सब जगह दिख रहा है। पिछली सरकार में भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री थे। सीएम को मिलाकर जेडीयू कोटे से 12 मंत्री थे। अब की बार विस्तार में भाजपा के कोटे में मंत्रियों की संख्या 19 तक हो सकती है और जेडीयू के कोटे से 116 कैबिनेट विस्तार में अब जेडीयू कोटे समेत 5 मंत्री हैं। 11 और शपथ ले सकते हैं, यानी कुल 16। भाजपा के अभी 7 मंत्री हैं, 12 और मंत्री बन सकते हैं, यानी कि कुल 19। बिहार में कुल 44 विभाग है, लेकिन यहाँ मंत्रियों के लिए 36 पद ही स्वीकृत किए गए हैं। जो विभाग बचते हैं उन्हें मुख्यमंत्री देखते हैं। अभी एक मंत्री पर 5-5 विभागों की जिम्मेदारी। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ ही शपथ ले ली थी, लेकिन उस समय सांकेतिक रूप से कुछ ही नेताओं को शपथ हो पाई थी। इसी वजह से एक एक मंत्री को 5-5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास 6, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी को 5 विभाग, जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव को 4 विभाग दिए गए हैं। दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी, मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप और जीवेश कुमार को 3-3 विभाग देखने हैं। राम सूरत राय और संतोष कुमार सुमन 2-2 विभागों की जिम्मेदारी देखेंगे। शीला कुमारी, मुकेश सहनी और रामप्रीत पासवान एक-एक विभाग देखेंगे, जबकि मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।